एकदम से अ, जो सोशल मीडिया के थ्रू कंटेंट बनाने वालों का एक सैलाब आया है, उसमें बच्चों का मिसयूज़ हो रहा है और हम इसको वॉच कर रहे हैं। कई सारे मामलों में हमने कंटेंट हटाने के, कुछ मामलों में पुलिस की कार्रवाई के भी निर्देश हमने दिए। ये कल की बात है। सीवान में एक बच्ची बेच दी गई, उसकी माँ के ऊपर कर्ज था और वो कर्ज नहीं चुका पाई, तो जिसने कर्ज दिया था उसने उस बच्ची को अपने पास बुला लिया और उससे शादी कर ली। 2023 में भैया 11 साल की लड़की। 11 साल की लड़की। इंडिया का है मामला और ये बिहार का मामला। तो वहां पे गाय को ज़िबा करना सिखाया जाता था, शिकंजे बने हुए थे जहां गाय को लटका के उसको ज़िबा किया जाता था और ये बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी, सिखाया जाता था। हाँ, कि कैसे गाय को काटा जाता है। स्टॉक रजिस्टर में लिखा हुआ है कि डोनेशन में रिसीव्ड 1 काउ। अब कोई चीज जब डोनेशन में आती है तो स्टॉक में अगर एंट्री हुई रिसीट में तो वो इशू भी होगी। उसको इशू भी किया बकायदा स्टॉक रजिस्टर में, फिर उसकी एंट्री है कि ये फलानी तारीख को इशू हुई फॉर द पर्पज ऑफ डिनर। मोटी जो बात है वो ये है कि मदरसे वो जगह है ही नहीं जहां बच्चों को रखा जाए किसी भी हाल में। और ये 1.1 करोड़ बच्चा उन अनमैप्ड मदरसों में पढ़ रहा है जहां ये पढ़ाया जाता है कि धरती चपटी है, सूरज डूब जाता है, पृथ्वी के चक्कर लगा। हाँ, वो भी एक और बताया कि पानी में डूब जाता है। जो मदरसा चलाने वाली बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं देश में, जो उनको रिलीजियसली एफिलेट करती हैं, उनमें जैसे एक दारुल उलूम देवबंद, वो अपनी वेबसाइट पे क्या लिखते हैं फतवे के रूप में कि आप अगर किसी बच्चे को डिसिप्लिन करना चाहते हैं किसी इदारे में, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, किसी मदरसे में, तो उसे एक वक्त पे 3 थप्पड़ मारना जायज है। लिखा है बकायदा। हाँ, हमने रिपोर्ट में लगाया है भाई, रिपोर्ट हमारे पार्लियामेंट को देने के लिए सरकार को थी। यार, आयोग के चेयरपर्सन के रूप में स्टेट का मुझे प्रोटोकॉल मिला था, सिक्योरिटी मिली थी, सब कुछ था, लेकिन मुझे लोकल थाने की पुलिस बुलानी पड़ी अंदर जाने के लिए, तब मैं अंदर जा पाया। और अंदर जाके क्या देखता हूं कि लड़कियों का ऑर्फनेज, और उधर बाथरूम में दरवाजे नहीं थे। आप कल्पना करिए 4 साल, 6 साल, 7 साल की उम्र से लेकर के 18 साल तक की लड़कियां जहां रह रही हैं, वहां बाथरूम में दरवाजे नहीं। वो क्वेश्चन है पहला, आजकल छोटे छोटे बच्चे चाइनीज ऐप के स्कैम में फंसते हैं भैया। पैसे ले लेते हैं 5,000 और उसके बाद वो रिटर्न मांगते सिर्फ 25,000। उसके बाद उनकी फोटो को मॉफ्ड करके न्यूड बना दिया जाता है और उनके माँ बाप को भेज दिया जाता है उसके थ्रू, वो नंबर जो भी निकालते हैं। और हमको मालूम है किसी बेटी की अस्मिता क्या होती है, किसी बच्चे की अस्मिता क्या होती है, उसकी रक्षा करना हमारा काम है। हम तक अगर आप कंप्लेंट करेंगे तो हम देश की सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ काम करते हैं। जिस ग्रेविटी की कंप्लेंट होगी उसको उतनी ताकत से, उतने सक्षम तरीके से निपटा जाएगा, चाहे सीबीआई को इन्फॉर्म करना हो, चाहे स्टेट पुलिस को इन्फॉर्म करना हो, चाहे वो किसी और एजेंसी को इन्फॉर्म करना हो। कमीशन अपना काम जानता है, कंप्लेंट करिए। हम लोग इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि बच्चों को उनके नाम से इंटरनेट कनेक्शन मिलना चाहिए, जिससे कि वो इंटरनेट कनेक्शन सिक्योर हो सके। फैक्ट है। अभी क्या हो रहा है, माँ बाप के नाम, बच्चे के नाम सिम नहीं मिलती भारत में। हम ये चाहते हैं कि बच्चे के नाम सिम मिले, जो सिम बच्चे के नाम से मिलेगी उसको हम रिस्ट्रिक्टेड यूजेस के लिए उस तरीके के सॉफ्टवेयर्स के थ्रू मॉनिटर कर सकेंगे, प्रोटेक्ट कर सकेंगे। और बच्चा जो यूज कर रहा है उसकी सिम का लिंक बना दीजिए माँ बाप की सिम के साथ। तो समझ गए हम। नहीं यार सम्राट, मेरे को तुम पर प्राउड है पर्सनली जी। मतलब मुझे इस बात का प्राउड है कि ये जो दुनिया है ना, मैं दिल्ली में बैठ के देख पा रहा हूँ, तो चकाचौंध वाली दुनिया में हमारा छोटा सा शहर है, हम लोगों को एक्सपोजर कम मिला, ये बात सही है। सही बात है। विदिशा की जितना महत्व है ऐतिहासिक रूप से, उस तरीके का एक्सपोजर हमको सुविधाओं के अभाव में नहीं मिला। लेकिन यार तुमने गजब का काम किया। मतलब यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स के अगर नाम पूछे तो सम्राट का नाम टॉप 10 लोगों में आ रहा है देश के। यार मेरे लिए तो पर्सनल प्राउड की बात।
आई रियली फील प्राउड। मैं बोलता हूँ सब। हाँ तो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? बढ़िया? नहीं हो तो कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो को देखो हो जाओगे, क्योंकि आज हम दोबारा एक ऐसे स्पेशल गेस्ट को लेके आए ना, जो पर्सनली मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। इसके दो रीजन है। पहला, भैया विदिशा से हैं। दूसरा, भैया रीटेक कर रहे हैं। मतलब पिछले बार हमने इनका पॉडकास्ट किया था होली के दिन, और होली के दिन आ गए थे भैया समय निकाल के, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो रिकॉर्ड नहीं हो पाई लाइट आने जाने के कारण। तो आज मैं दिल्ली आया था, मैंने शॉर्ट नोटिस पे भैया को मैसेज किया कि भैया एक पॉडकास्ट करना है दोबारा। थोड़ा सा गुस्सा हुआ कि तेरा रोज का ये, लेकिन उसके बाद तुरंत मानकर भैया ने शॉर्ट नोटिस पे 10-15 मिनट के अंदर ही टाइम दे दिया निकाल के। और अभी भी भैया की मीटिंग चल रही है, वो छोड़ के भैया पॉडकास्ट दे रहे हैं। तो लाइक करना ना भूलें, और भैया के लिए लव फ्रॉम सम्राट भाई करे आना कमेंट में ट्विटर पे जाके, ठीक है? खैर, तो भैया कैसे हैं आप? बढ़िया। तो भैया मेरे ख्याल से कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा दे देता हूँ। भैया का नाम है प्रियंक कानूनगो, और भैया चेयरमैन है एनसीपीसीआर के। जिनको नहीं पता, एक शॉर्ट उसमें समझा देता हूँ कॉन्टेक्स्ट में, कि जो लोग होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं, स्पेशली बच्चों के राइट के लिए जो फाइट करते हैं, या फिर उन राइट्स को दिलाने के लिए जो लोग कोशिशें करते हैं बार बार, भैया उसी डिपार्टमेंट में से आते हैं। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच भैया। आपकी तबीयत भी खराब है, आपकी मीटिंग भी चल रही है, और सब कुछ छोड़ छाड़ के आपने मुझे समय दिया। अब मैं क्या बोलूं ये नहीं समझ रहा। थैंक यू सबसे पहले भैया। मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके मैं आपसे एक एक करके आंसर लूंगा। पहले थोड़े सीरियस क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात कर लेंगे, उसके बाद हम थोड़े फनी क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो भैया, बच्चों को लेके ना मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है, जो हमारी यूथ का है। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते होंगे या फिर आप फेसबुक चलाते होंगे, तो आपने देखा होगा भैया, आजकल कुछ लोग अपने बच्चों को वल्गर कंटेंट के लिए यूज करते हैं। इट्स लाइक कि कोई मॉम है, वो उसके अपने बच्चे के साथ है, तो वल्गर एक्टिविटीज करना या वल्गर कपड़े पहन के उस तरीके के पोस्ट करना, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इस तरह के कंटेंट बहुत ज्यादा बनते हैं। तो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि भैया, ये क्राइम है? ये बिल्कुल क्राइम है। ये एकदम अपराध है। ये नहीं होना चाहिए। और ये बात सही है कि भारत में एकदम से जो सोशल मीडिया के थ्रू कंटेंट बनाने वालों का एक सैलाब आया है, उसमें बच्चों का मिसयूज हो रहा है, और हम इसको वॉच कर रहे हैं। कई सारे मामलों में हमने कंटेंट हटाने के, कुछ मामलों में पुलिस की कार्रवाई के भी निर्देश हमने दिए। लेकिन हमको ऐसा समझ में आता है कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, स्पेशली जब आप बच्चों के साथ काम कर रहे होते हैं। देखिए, अगर आप कंटेंट क्रिएट करके पैसे कमा रहे हैं और उसमें बच्चों का इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर ये चाइल्ड लेबर एक्ट की परिभाषा के तहत गवर्न होगा। और पॉक्सो के कानून की बात है, बच्चे के साथ किस तरीके का कंटेंट नहीं बना सकते। फिर कोटपा एक्ट है भारत में, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है भारत में। तो अलग अलग कानूनों की जानकारियां एक गाइडलाइन के फॉर्म में हमने कंपाइल कर ली हैं। अभी जब आप आए हो तो मैं उसकी ही फाइनल ड्राफ्ट की रीडिंग कर रहा हूँ। इस वीक में वो गाइडलाइन जो है हम जनता के बीच में रख देंगे। अच्छा भैया, मेरे को एक बात बताइए। जैसे मैंने ये कंटेंट देखा, मैंने आपको मैसेज कर दिया, मैंने और कई बार आपको लिंक भेजी है, एंड नो डाउट जितने भी लोग देख रहे हैं उनको बताना चाहूंगा, उनमें से बहुत सारी चीजों पे भैया ने स्वयं बोला है कि हाँ मैं एक्शन लूंगा, और लिया भी है बहुत चीजों पे। लेकिन भैया, आम जनता आप तक कैसे कंटेंट पहुंचा, इस तरीके की चीजें आप तक कैसे रीच आउट करे? देखिए, हमारे एनसीपीसीआर के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उन पे बता सकते हैं। हमारा जो ईमेल आईडी है cp.ncpcr@nic.in, या हमारा जो ग्रेवियांस एड्रेसल मैकेनिज्म है ई बाल निदान, उस पर जाकर के हमको कंप्लेंट लॉन्च कर दीजिए, हम एक्शन लेंगे। अच्छा भैया, मतलब जैसे कि अगर हम लोग ट्वीट करते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे आपको टैग करते हैं, तो देखते हैं मतलब आपके हैंडल्स? मेरी कोशिश रहती है कि मैं इंस्टाग्राम और ट्विटर और फेसबुक पे जो कंप्लेंट्स मुझे मिलती हैं, उन पे एक्शन ले सकूं। कई बार लोगों की अपेक्षा होती है कि हम सोशल मीडिया पर रिप्लाई भी करें। वहाँ मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि कुछ एक्सप्लिसिट कंटेंट इस तरीके का होता है जो विसिल ब्लोअर्स को भी नहीं डालना चाहिए। जैसे ये कल की बात है, सीवान में एक बच्ची
बेच दी गई, उसकी माँ के ऊपर कर्ज था और वो कर्ज नहीं चुका पाई, तो जिसने कर्ज दिया था उसने उस बच्ची को अपने पास बुला लिया और उससे शादी कर ली। 2023 में भैया 11 साल की लड़की, 11 साल की लड़की, इंडिया का है मामला और ये बिहार बिहार का का हाँ, बिहार बिहार का का बिहार का मामला। तो उस मामले की जानकारी हम तक आई, हमने उसमें एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देश दिया, एफआईआर दर्ज हो गई, एक्यूज अरेस्ट हो गया। लेकिन कई सारे लोग जो उत्साह में आ जाते हैं, उन्होंने उस बच्चे की आइडेंटिटी को रिवील करते हुए वीडियोस अपलोड कर दिए। आज मुझे एसपी को लिखना पड़ा है ऐसे लोगों के अगेंस्ट एफआईआर करने के लिए। तो बच्चों के साथ जब आप व्यवहार कर रहे होते हैं, बच्चों के बारे में कर रहे होते हैं, तो ये सावधानियां रखना बेहद ज़रूरी है। ये अपराध है और अपराध की सज़ा में एफआईआर और फिर उसके बाद कानून की प्रक्रिया का पालन करना। भैया मैंने आपके स्टेटमेंट्स देखे और बहुत लोग बोलते हैं कि आप बहुत गुस्से, मेरे को तो नहीं लगता कि आप इस टाइप के हैं क्योंकि मैं आज से नहीं जान रहा आपको। लेकिन लोग बोलते हैं आपके स्टेटमेंट देख के कि आप बहुत ज्यादा गुस्से वाले हैं या आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, और आपके स्टेटमेंट भी अक्सर ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा आपका गुस्सा दिखता है। मदरसों को लेके हिंदुस्तान में अभी तक किसी ने इतना खुल के नहीं बोला था जितने खुल के आपके स्टेटमेंट आते हैं। मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं कि मदरसे में क्या हुआ है आने वाले टाइमों में या क्या होने वाला है, लेकिन मेरे से बेहतर आप उस कंडीशन को जानते होंगे। अभी मैंने आपका, जब आप होली के टाइम हमारा पॉडकास्ट शूट हो रहा था तब आपने मुझे एक किस्सा बताया था, कोई गोंडवाना पार्टी थी शायद, उसके कोई अध्यक्ष ने मिसयूज किया था। तो मैं चाहता हूँ भैया आप उस किस्से को ऑडियंस को भी बताएं ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या क्या नैरेटिव और क्या हो रहा है इस देश में वाकई में। देखिए, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी वाला जो मामला था वो मिशनरी से जुड़ा हुआ था जी उस मामले में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जो गुंडा है, और उसने जो है एक ऐसे आदमी को थाने से जबरन मुक्त करा लिया जिसके ऊपर उसकी वो प्रिंसिपल था और स्कूल की बच्चियों ने सेक्सुअल हरासमेंट के, अब्यूज के, मोलेस्टेशन के एलिगेशन लगाए थे। पुलिस अरेस्ट करके लाई, ये गुंडे वहां गए और थाने से उसको छुड़ा के ले गए। अगले दिन सरकार को ये बात पता चली, हम लोग पहुंचे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने, शिवराज जी ने बहुत ही संवेदनशीलता का परिचय दिया और सही में जो मामा को करना चाहिए उन्होंने किया। अगले दिन उन्होंने एसपी को हटा दिया, थानेदार को सस्पेंड करवा दिया, मुकदमा बना और आज हालत यह है कि वहां के जो बिशप हैं जबलपुर डायसिस के, उनके ऊपर भी मुकदमा बन गया है। तो इस मामले में सरकार ने काफी सख्ती दिखाई। मदरसे के मानिंद जो बात थी, वो एक एमपी थे जिनका सबसे ज्यादा मामला हम लोगों ने पकड़ा, वो गंभीर प्रकृति का। बदरुद्दीन अजमल करके एक एमपी हैं आसाम में, असम से आते हैं, भारत की संसद में बैठते हैं। उन्होंने अपनी खुद की जो जानकारी भारत की संसद को दी, उसमें उन्होंने बताया कि कोई 1000 से ज़्यादा बच्चों को वो अपने ऑर्फनेजेस में रखते हैं और वहाँ पढ़ाते हैं। एक्चुअली जब हमने जाके वहाँ देखा तो हमको पता चला कि मदरसे की शक्ल में उन्होंने ऑर्फनेज बनाए हुए थे। वहाँ पे अनेक सारी अनियमितता थी। 700 बच्चों का रिकॉर्ड मिला, 250 बच्चों का रिकॉर्ड ही गायब मिला। वहां पे गाय को ज़िबा करना सिखाया जाता था, शिकंजे बने हुए थे जहां गाय को लटका के उसको ज़िबा किया जाता था और ये बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी। सिखाया जाता था। हाँ, कि कैसे गाय को काटा जाता है। वहां का स्टॉक रजिस्टर आपको वो देखकर हैरानी होगी कि भारत में ऐसा कैसे हो रहा है कि किसी ने डोनेशन में एक गाय दी, स्टॉक रजिस्टर में लिखा हुआ है कि डोनेशन में रिसीव्ड 1 काउ। अब कोई चीज जब डोनेशन में आती है तो स्टॉक में अगर एंट्री हुई रिसीट में तो वो इशू भी होगी। उसको इशू भी किया बकायदा स्टॉक रजिस्टर में, फिर उसकी एंट्री है कि ये फलानी तारीख को इशू हुई फॉर द पर्पज ऑफ डिनर। ऐसी अनेक सारी एंट्रीज मिली, गाय काटने के शिकंजे मिले और सबसे खतरनाक बात जो मिली, जो 300 बच्चे गायब थे और बाकी सारी चीजें थी, उनमें कुछ हमको रिकॉर्ड्स मिले जो इस तरफ इशारा कर रहे थे कि टर्की की एक एनजीओ से इनको पैसे आ रहे हैं और बच्चों के रिकॉर्ड टर्की भेजे जा रहे थे। और टर्की का जो एनजीओ था, ओपन सोर्सेज में ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी कि उस टर्किश एनजीओ को जो यहाँ पैसे भेज रहा था बदरुद्दीन अजमल के एनजीओ को, उस टर्किश एनजीओ को
अल-कायदा से संबंध होने के आरोप के चलते टर्किश एजेंसीज ने इंटरोगेट किया था। तो फिर हमने मामला पुलिस को दिया, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, वो कार्रवाई चल रही है। ये इतना टॉक्सिक है ये चीज। मैंने लाइक आपसे पहले भी आपके स्टेटमेंट में सुना है कि हर वो चीज हराम है जो एक आदमी का राइट होता है, गाना गाना, डांस करना। और बच्चों को केस में भैया इतना इस तरीके की हरकत पॉसिबल क्यों है भैया? मतलब इट्स लाइक हेमंत बिश्व शर्मा। फिर कहीं ना कहीं मुझे गलत नहीं लगता जब उनको स्टेटमेंट सुनता हूँ। देखिए, आयोग ने मदरसों को लेकर के एक डिटेल्ड स्टडी की। मैं शुक्रगुजार हूं भारत सरकार का कि हमने 4-4.5 साल तक एक रिपोर्ट बनाने पर काम किया और सरकार ने हमारी मदद की, हमको रिसोर्सेज अवेलेबल कराए। हमने वो रिपोर्ट भी सरकार को सौंपी। उस रिपोर्ट को बनाने के दौरान हमने 16 अलग अलग शहरों में जाके बच्चों से बात की जो मदरसे में पढ़ते हैं, उन लोगों से बात की जो मदरसे से जुड़े हुए हैं, कम्युनिटी के लोगों से बात की। देखिए, मोटा मोटी जो बात है वो ये है कि मदरसे वो जगह है ही नहीं जहां बच्चों को रखा जाए किसी भी हाल में। और ये एज कमीशन जो है, हमने खुद ने रिकमेंड किया कि मदरसों की मैपिंग कराई। आसाम सरकार ने अच्छी पहल की है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अच्छी पहल की है, अब आदरणीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शिवराज जी ने भी अच्छी पहल की है। तो जो जो अच्छी पहल कर रहे हैं उन सभी का स्वागत है। हेमंत बिश्व शर्मा जी हों, योगी आदित्यनाथ जी हों या शिवराज जी हों या जो भी मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में मदरसा मैपिंग की शुरुआत कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य पहल है। और इसको धार्मिक एंगल से जो लोग देख रहे हैं, असल में उनकी नजर में खोट है। मदरसे का विषय तो बच्चों के अधिकार से जुड़ा हुआ है। सही बात। इसको धार्मिक रंग दे के अगर कोई रेडिकलाइज करना चाहे तो वो पाप करना है। मैं आपके ऑडियंस को, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कानून के विद्यार्थी होंगे। तो केवल आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं आपको इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स बताऊंगा, ये आपको भविष्य में काम आएंगी। देखिए, सन 2002 भारत में बच्चों की एजुकेशन के लिहाज से एक क्रांतिकारी साल था। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने संविधान में एक संशोधन प्रस्तावित किया। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में बच्चों को मूल अधिकार मिलना चाहिए, उनका शिक्षा का अधिकार। ये कितनी बड़ी बात थी आज से 20-22 साल पहले, और ये हो गया। इसको संविधान में 86वां संशोधन बोला जाता है और अनुच्छेद 21 का इसके माध्यम से जोड़ा गया, जिसमें लिखा है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के हर बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा और सरकार इसके लिए कानून बनाएगी। बाद में कानून बना, जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट कहते हैं, वो लागू हुआ। 2012 में इस कानून में एक संशोधन हुआ और मदरसों को शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे के बाहर कर दिया। उस सबका, अच्छा, मदरसा को इससे, हाँ, मदरसे को इससे बाहर कर दिया। ये संशोधन हुआ 2012 की सरकार यूपीए में, यूपीए 2 में। ओके ओके ओके। अब सोचिए जरा, आपने कुछ संस्थाओं को बाहर किया, पर उसमें पढ़ने वाले बच्चों के हक के बारे में तो आप चुप रह गए। उन बच्चों के हक की आवाज को सुनने के लिए हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार से आग्रह किया कि हम इनकी बात सुनना चाहते हैं और आके पूरे देश को बताना चाहते हैं। तो सरकार ने आयोग को फंड्स दिए और हमने जाके बात सुनी। तो बात जो है वो ये है कि ये जो मदरसे हैं वो 3 तरीके के हैं। पहले मदरसे वो जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, दूसरे मदरसे वो जो अनरिकॉग्नाइज्ड हैं। रिकॉग्नाइज्ड मदरसे मतलब वो मदरसे जिनको यूडाइस कोड मिला हुआ है। अच्छा, मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जो लोग मुसलमान कम्युनिटी, इस्लाम को मानने वाली कम्युनिटी के अधिकारों पे काम करते हैं या उस तरफ की कानून की प्रैक्टिस करते हैं या उधर की जानकारियां रखते हैं कि मुसलमानों को क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए, क्या क्या अधिकार है, अल्पसंख्यक हितों पे जो काम करते हैं, वो पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सुना मैंने भी। तो भैया, वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का भी एक में सच आपको बता देता हूँ आज।
जस्टिस सच्चर कमेटी जब बनी 2005-6 में, उसने सरकार से पूछा कि मदरसे में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब एक कमेटी बनी है, ऑनरेबल जस्टिस खुद उसमें उसको हेड कर रहे हैं, तो उस कमेटी के लोगों ने इतनी इतनी जहमत नहीं उठाई कि जाके पता कर लें। उन्होंने सीधे सरकार से पूछ लिया। और सरकार भी देखिए क्या खेल खेलती है। सरकार ने जो डाटा दिया वो डाटा यूडाइस पे आधारित। तब यूडाइस केवल वो लोग समझ पाएंगे जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं। मैं आप सबको बताता हूं यूडाइस क्या है। तब 2002 में शिक्षा का अधिकार कानून, शिक्षा का अधिकार संवैधानिक अधिकार बन गया। सर्व शिक्षा अभियान आया, आप लोगों ने सुना होगा। हाँ, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। अटल जी दिखते थे, वो एक गाना था, पेंसिल वो सर्व शिक्षा अभियान आया। तब यूडाइस आया, और यूडाइस में ये तय हुआ कि हर स्कूल को एक नंबर मिलेगा। तो उसमें जो रिकॉग्नाइज्ड मदरसे हैं उनको भी एक नंबर दे दिया गया। तो डाटा कौन सा आया? केवल रिकॉग्नाइज्ड नंबर का। और तो सच्चर साहब की कमेटी ने बोल दिया कि मुसलमानों के केवल 4% बच्चे ऐसे हैं जो मदरसों में पढ़ते हैं। पर डेटा का सोर्स क्या है? यूडाइस। मतलब वो पेंसिल वाला सर्व शिक्षा अभियान जिसके अंदर यूडाइस बना। तो जो मैप्ड है, जो रिकॉर्ड में है, जो रिकॉग्नाइज्ड मदरसों में पढ़ रहा है, आपने कल उसी की बात की। सच्चर साहब की कमेटी ये बात भी कहती है कि हमने उन मदरसों को शामिल नहीं किया है जो किसी मस्जिद के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद भी मुसलमानों के तथा कथित रहनुमा बनने वाले लोग उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लेकर के जो है लोगों को आंदोलित करने में लगे रहते हैं। जब आपने फैक्ट्स ही नहीं दिए तो रिपोर्ट की सिफारिशें कैसे जो है वो फैक्ट वो सही हो सकती? खैर, हम मुद्दे पे आते हैं। तो ये जो रिकॉग्नाइज्ड मदरसे हैं, इनमें कोई 19-20 लाख बच्चे 2015-16 के यूडाइस डेटा के अनुसार पढ़ते थे। और ये वो मदरसे हैं जिनको सरकार फंड करती है। तो मेरा पहला जो आपत्ति है वो इस बात पे है कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग, उनको सुनने में मजा आएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 28(1) है। वो ये कहता है कि भाई सरकार की फंडिंग से कोई ऐसा संस्थान नहीं बनेगा जो पूरी तरीके से सरकार की फंडिंग पर निर्भर हो और धार्मिक शिक्षा देता हो। ये संविधान कहता है। दूसरी तरफ संविधान क्या कहता है कि सरकार कानून लाएगी, सरकार स्कूल बनाएगी और 6 से 14 साल के बच्चे को स्कूल में दाखिल करेगी। और स्कूल को भी कानून डिफाइन करता है। शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 2 है, इसमें स्कूल डिफाइंड है। और उसी कानून से मदरसे को बाहर कर दिया। अब आप सोचिए, सरकार फंडिंग दे रही है मदरसों को चलाने के लिए, मदरसों में बच्चों को पढ़ाने के लिए, जबकि सरकार को कानून क्या, संविधान क्या कह रहा है? सरकार को क्या बनाना चाहिए? अब तो कमेंट में लिख देंगे आपके लोग कि संविधान में अनुच्छेद 21 का है, शिक्षा का अधिकार कानून है, सरकार की जिम्मेदारी है कि हर बच्चा स्कूल जाए। अटल जी ने शुरू किया, उसके बाद अभी भी चल रहा है, कानून है, संविधान में लिखा है। अब सरकार किस अधिकार से टैक्स पेयर का पैसा जो है वो दे देती है कि मदरसा चला लो, बच्चों को मदरसे में पढ़ा लो? ये गलत है, इसको बंद होना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात, तो भी इसमें 19-20 लाख ही बच्चे कवर हो रहे हैं, बाकी का है। और हमने तो कुछ राज्यों में ये भी देखा कि 19-20 लाख में भी हिंदू बच्चे हैं। अच्छा, ये मतलब इस सर्वे में ऐसा आया? यार सम्राट, ये तो मेरे पास शिकायत आई और ये विदिशा से आई, मेरे घर से आई। अच्छा, अब मेरे लिए इससे ज्यादा शर्मिंदगी की कोई डूब मरूं। मतलब पूरे इंडिया की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है खुद के। यार, मेरे शहर में ट्राइबल बच्चों को मदरसे में डाला गया। मेरे लिए तो शर्मनाक बात थी। मैंने चीफ सेक्रेटरी को नोटिस किया कि बच्चों को स्कूल में डालिए, इस सेशन से उनको डाल देंगे। क्या तो अब वो मदरसे जो सरकार की गिनती में नहीं है, उनमें कितने बच्चे हैं? सवाल ये है। और बड़ा सवाल भी यही है कि वो मदरसे कितने। तो हमारी रिपोर्ट, डेटा तो है नहीं, डेटा तो जस्टिस सेक्शन कमेटी को नहीं मिला, तो हमको कौन देते? सही तो ही नहीं। तो फैक्ट ये है कि डेटा के अभाव में केवल कैलकुलेशंस होती है। तो हमने 3 अलग अलग डेटा सोर्सेस को अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया और उसके आधार पे हमारा 3 अलग अलग जो हमने टेस्ट लगाए, उसमें रिजल्ट एक ही आया। कितना भी? 1.1 करोड़ बच्चा उन अनमैप्ड मदरसों में पढ़ रहा है
जहां ये पढ़ाया जाता है कि धरती, चपटी है, सूरज डूब जाता है, पृथ्वी के चक्कर लगा, हाँ वो भी एक और बताया कि पानी में डूब जाता है। और सुनिए, 30 बच्चों की क्लास है मदरसे में, तो 2 बेंच खाली छोड़ दी कि इस पर जन्नातों के बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, और जो मदरसा चलाने वाली बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं देश में, जो उनको रिलीजियसली एफिलेट करती हैं, उनमें जैसे एक दारुल उलूम देवबंद, वो अपनी वेबसाइट पे क्या लिखते हैं फतवे के रूप में कि आप अगर किसी बच्चे को डिसिप्लिन करना चाहते हैं किसी इदारे में, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, किसी मदरसे में, तो उसे एक वक्त पे 3 थप्पड़ मारना जायज है। लिखा है बकायदा, हाँ, हमने रिपोर्ट में लगाया है भाई, रिपोर्ट हमारे पार्लियामेंट को देने के लिए सरकार को। तो ये बच्चा चाहे तो कयामत के रोज उसका बदला ले सकता। तो 2023 में ये नहीं चलना चाहिए। हमने सभी सरकारों से बोला कि भैया इन बच्चों को छांटिए, लेके आइए, मैपिंग करिए और उनको स्कूल्स में दाखिल करिए, ये आपकी प्राइमरी ड्यूटी है। हाँ, दीनी तालीम होनी चाहिए। अगर कोई मजहब कहता है तो कोई हिंदू का बच्चा है धार्मिक पढ़ाई लेना चाहता है, कोई मुसलमान का बच्चा है अपनी धार्मिक प्रैक्टिसेस सीखना चाहता है, तो उसके लिए घर है, व्यवस्था करें। और जो व्यवस्था मुसलमानों में अमीरों के बच्चों के लिए है, वो हक गरीबों के बच्चों के लिए। देखिए, आप तो विदिशा भोपाल से आती हैं, मैं तो भोपाल में आपको कॉलोनीज के नाम बताता हूँ, ओहे फिजा, श्यामला, ईदगाह हिल्स, ये पोश इलाके हैं जहां मुस्लिम पॉपुलेशन भी रहती। यहाँ के बच्चे आपको मदरसों में जाते नहीं मिलेंगे, नहीं दिखेंगे। यहाँ के बच्चे देश के भोपाल के सबसे एलीट स्कूलों में पढ़ते मिलेंगे, सो कॉल्ड बड़े स्कूल, अंग्रेजी मीडियम स्कूल। और लेकिन दीनी तालीम के लिए उस्ताद इनके घर आएगा, या बच्चे किसी मकतब में जाएंगे, घंटे 2 घंटे अपना दीनी तालीम लेके आ जाए, सफिशिएंट। इस देश के सबसे गरीब मुसलमान के बच्चे को मदरसे में भेजा जा रहा है। वो अशराफ नहीं है, वो पसमानदा है, वो गरीब है, वो कुचला हुआ है, वो पिछड़ा है, वो दबा हुआ है, इसलिए उसके बच्चे का संवैधानिक मूल अधिकार मारा जा रहा है। और उस बच्चे के अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम मुझे सरकार ने दिया है, मैं वो करूँ। भैया जैसे हम लोग गरीब होते हैं, लाचार होते हैं, तो इनके ऊपर क्या लगता है कि इनका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि भेजना है, कोई प्रेशर भी होता होगा? देखिए, जहां दुनिया में पैसा इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो चीजें बदल जाती हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सरकारों की जो फंडिंग है ना, सारे देश भर की मिला लें 400-500 करोड़ रुपए होगी मदरसों की, इससे ज्यादा नहीं। अब आप कम्युनिटी की फंडिंग देखिए, कम्युनिटी में जैसे अभी मीठी ईद निकली, ईद उल फितर, ईद उल फितर पे जो डोनेशन निकलेगा उसे फितरा कहते हैं। अच्छा, हमारे पास जो आकलन की रिपोर्ट्स आती हैं उसके अनुसार लगभग 1000 करोड़ के आसपास कोई फितरा देश में निकलता है। इसका बड़ा हिस्सा मदरसों के नाम पे जाता है। फिर अभी 1-1.5 महीने बाद जो ईद आएगी वो बकरा ईद होगी, ईद उल जुहा, जिसपे कुर्बानी होगी बकरे की, कहीं ऊंट की होगी, कहीं बकरे की होगी, कहीं किसी और जानवर की होगी। तो कुर्बानी की जो जानवर को ज़िबह किया जाता है, इसको हलाल किया जाता है, उसके अलग अलग हिस्से होते हैं, ये एज पर द रिलीजियस लॉज। उसमें जो खाल है ना, स्किन, वो नॉर्मली मदरसे का हिस्सा है। अच्छा, हाँ, देखिए, वैसे अगर कसाई को बुला के घर पे जानवर को ज़िबह करवाया जाता है तो कई केसेस में वो खाल उसको दे दी जाती है कि भाई इसको तुम बेच बाच लेना और तुम्हारा मेहनताना ही हो गया। लेकिन अगर वो कुर्बानी है तो कुर्बानी में कसाई को नगद पैसे देने हैं, खाल जो है वो डोनेशन है, सदका है, जाएगा, और मोस्टली केसेस में मदरसे हो जाएगा। और खालें इकट्ठी की जाती हैं, फिर उनको बेचा जाता है और फिर वो पैसा अलग अलग जगह मदरसों में जाता है। हमारा आकलन ये कहता है, बहुत इसमें भी डाटा तो है नहीं,
लेकिन 300 से 500 करोड़ रुपए ये भी होते हैं। तीसरा, ज़कात। ज़कात। तो जो ओपन सोर्सेज में अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग 8 से 12,000 करोड़ रुपए ज़कात होती है, उसका भी एक बड़ा हिस्सा मदरसे को जाता है। तो अब सारी की सारी चीजें कैलकुलेट करें तो एक अच्छी खासी रकम मदरसों के नाम पे इकट्ठी की जा रही, लेकिन हमको अपनी रिसर्च के दौरान मदरसों की बैलेंस शीट पढ़ने का, बैलेंस शीट के बारे में लिखी हुई कमेंट्स पढ़ने का, बैलेंस शीट के बारे में जो रिसर्च हुई है उसके बारे में पढ़ने का अवसर मिला। उसको रुदात कहते हैं। तो रुदात जो मदरसों के हमको मिले उसमें और चौंकाने वाली बात ये मिली कि जो आज से 25 साल 30 साल पहले मदरसों की कमाई का 70%, 60%, 80% जो खर्च होता था वो बच्चों के खाना खुराक और रहन सहन पे होता था। तो कमाई तो बढ़ी है पर वो खर्च जो है वो घट के 25-30% तक आ गया। तो हम किसके साथ सैक्रिफाइस कर रहे हैं? बच्चों के खाने के साथ, बच्चों की खुराक के साथ। ये तो मदरसों में कर रहे हैं। और शिक्षा का अधिकार कानून से जो हम बच्चों को महरूम रख रहे हैं उसमें बच्चों का क्या क्या जा रहा है? एक स्कूल की बिल्डिंग हर बच्चे का राइट है, एक स्कूल का क्लासरूम, एक टीचर, एक यूनिफॉर्म, मिड डे मील का खाना, किताबें। अब बताइए मदरसों में बच्चों को चित्र वाली किताबें नहीं दी जाती? हाँ, वो भी मैंने सुना रहा हूँ। तो ये चीजें गलत हैं भैया। 2023 में हम जा रहे हैं तो ये सब चीजें ठीक होनी चाहिए और बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। भैया बॉर्डर एरियाज पे आप देखेंगे कि ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं अभी मदरसे के, तो इस कहीं लगता नहीं है आपको गवर्नमेंट के अंदर क्योंकि ये थ्रेट हो सकता है? देखिए जैसे बदरुद्दीन अजमल साहब का मैंने जिक्र किया, ऑनरेबल सांसद साहब हैं कि वो बॉर्डर एरिया में थे उनके मदरसे से, तो केस टू केस बेसिस पे इनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, इंक्वायर किया जाता है और जांचें की जाती है। नहीं भैया, तो मतलब प्रॉपर जैसे कि वो क्यों नहीं कर दिया जाता कि इसकी मॉनिटरिंग हम करेंगे? नहीं, मदरसे तो भैया बच्चों को पढ़ाने की जगह होते ही नहीं है। बच्चों को तो सबसे पहले स्कूल में जाना चाहिए। अब एजुकेशन में बच्चों का जो एडमिशन होगा वो स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, तो इसलिए हमने सारे चीफ सेक्रेटरीज को लिखा है कि भैया बच्चों को स्कूल भेजिए, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है जो भारत का संविधान आपको दे रहा है। लेकिन बड़े बड़े बैरिस्टर बन के घूमने वाले मुसलमान कौम के रहनुमा संविधान की इस व्याख्या पे साइलेंट हो जाते हैं, नहीं तो उनके पीछे चलने वाली कौम कहाँ बचेगी अगर लोग पढ़ गए तो? सवाल ही है। इसी से याद आया भैया बैरिस्टर से कि बहुत सारे लोग होते हैं जो नरेटिव करते हैं, होता नहीं है, गढ़ देते हैं। अब जैसे लास्ट टाइम आप मिले थे तो होली थी, तो मेरा एक क्वेश्चन रह गया था। एक नरेटिव चला देते हैं लोग, होली के टाइम चलता है कि स्त्री को जलाना एक त्योहार मनाते हैं ये। तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि भैया मतलब आप कैसे नरेटिव को देखते हैं? फाइनली यार ये तो मूर्ख लोग हैं, आधी बात बोलते हैं, इतनी ताकत से बोलने लगते हैं कि लोग वो सुनने लगते हैं। सच मानने लगता है। एक बच्चे को जला रही है एक औरत और उस बच्चे को भगवान ने खम्भे में से प्रकट होकर बचा लिया। ये भी है, ये पर्सपेक्टिव भी तो है। वो चाइल्ड राइट्स का पर्सपेक्टिव है भैया उसमें कि एक औरत एक बच्चे को जला के मार देना चाहती थी, उसका बाप उसको मरवा रहा था, वो बच्चा बच गया, उसे नारायण श्री भगवान ने बचा लिया। और आपको इसमें भी वो राइट दिख रहा है कि उसकी औरत का राइट था? बकवास है, एकदम बकवास करती। ये वाली स्टोरी तो मैंने सोची नहीं थी भैया कि ये भी। इसलिए नहीं सोचोगे आप क्योंकि यही तो नैरेटिव सेट करना होता है कि आप वो सोच ही ना पाओ जो सच है, आप वो देख ही ना पाओ जो आपको देखना है। आजकल एक नई कहानी शुरू हुई है, नैरेटिव वार जो अब लड़ा जा रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये जो वामपंथ है ये सीमित हो गया है ड्राइंग रूम तक। इतनी नकारा पीढ़ी आई है वामपंथियों की कि वो फील्ड पे जाती नहीं, उनको फील्ड पता ही नहीं, कहीं नहीं है वो ड्राइंग रूम की चर्चाओं तक है। लेकिन पैसा बड़ा है भाई, पैसा तो विदेशों से आता है। तो आजकल जो नया ट्रेंड सेट वो कर रहे हैं वो ये कि आप ओटीटी की सीरीज देखिए, मैं लगातार 3-4 सीरीज देखी, तो एक नक्सल सिंपैथाइजर पीढ़ी तैयार करने की कोशिश की जा रही है। भैया मैंने भी नोटिस विलन को हीरो की तरह पोर्ट्रे किया जाता है आज की वेब सीरीज में। यार विलन मतलब आप ये सोचिए जरा, वेब सीरीज में सटल वे में
ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग तिलक लगाते हैं या जो लोग कलावा बांधते हैं या जो लोग धर्म को मानते हैं, वो लोग पाप करते हैं। आप करते हैं, ये बहुत गलत है। फैक्ट हुई। ये बहुत गलत है। हम पूरी दुनिया में देख चुके हैं कि जहाँ जहाँ ये लाल सलाम वाले ज्यादा हुए हैं, वहाँ तबाही मची तबाही मची है। और ये इस तरीके का नैरेटिव सेट करके पीढ़ियों को बरगलाने का काम करते हैं। जमीन पे अब ये कहीं बचे नहीं है, तो इस तरीके की हरकतें करने में लगी हुई। भैया मैंने आपके एक स्टेटमेंट और याद है कि ये गांधी परिवार से जुड़ा हुआ था, एक ऑर्फेनेज का ही मामला था जिसमें शायद किसी बच्ची के साथ बहुत ज्यादा शोषण हुआ था, और वो एक स्टोरी थी भैया। तो वो मैं चाहता हूँ कि वो एक बार आप दोबारा सुनाएं। एक्चुअली आपने मेरे को लास्ट टाइम सुनाई थी बट मैं भूल गया। मैं चाहता हूँ वो ऑन रिकॉर्ड भी जाए और लोगों को समझ में आए कि क्या हुआ था भैया। तो मैं फिर सुनाता हूँ। ये जवाहरलाल नेहरू जी ने, भारत के प्रधानमंत्री थे पहले, 1947 में एक ऑर्फनेज एस्टेब्लिश किया। कहानी यह है कि उन्होंने पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो बंटवारा हुआ, उसमें जो बच्चे ऑर्फन हो गए, उनको रखने के लिए खुद का घर खोल दिया और खुद के घर में ऑर्फनेज बना लिया। आनंद भवन जो प्रयागराज में है, तब इलाहाबाद कहलाता था, उसमें एक हिस्सा उन्होंने स्वराज भवन नाम से ऑर्फनेज चलाने के लिए एक एनजीओ एस्टेब्लिश करके उसको दे दिया। उनके परिवार के जो बच्चे अभी वहां जाते हैं, जो फोटो वोटो दिखाते हैं ना, वो उसी ऑर्फनेज की CNI करके उसको एक एनजीओ चलाता है। और ये रुकते भी वहीं है अभी जाके, इनका गेस्ट हाउस भी वही है। तो ये कहना गलत है कि वो पूरी तरीके से दे दिया। गेस्ट हाउस आपने उसी में रखा हुआ है। और इंदिरा जी के स्वर्गीय पति जो हैं, उनकी कब्र भी वही, फिरोज, हाँ, फिरोज गांधी जी की कब्र भी वही। तो उस ऑर्फनेज का कभी निरीक्षण नहीं हुआ था दोस्त। जब हमने 2018 से 20 में देश के सारे ऑर्फनेजेस के ऑडिट कराए, तो वहां जो ऑडिट करने वाली टीम गई, उसको रोक दिया गया। तो मुझे पता चला कि टीम को रोक दिया गया है, तो 2020 के जनवरी में मैं वहां विजिट करने गया। यार, आयोग के चेयरपर्सन के रूप में स्टेट का मुझे प्रोटोकॉल मिला था, सिक्योरिटी मिली थी, सब कुछ था, लेकिन मुझे लोकल थाने की पुलिस बुलानी पड़ी अंदर जाने के लिए, तब मैं अंदर आ पाया। और अंदर जाके क्या देखता हूं कि लड़कियों का ऑर्फनेज, और उधर बाथरूम में दरवाजे नहीं थे। आप कल्पना करिए, 4 साल, 6 साल, 7 साल की उम्र से लेकर के 18 साल तक की लड़कियां जहां रह रही हैं, वहां बाथरूम में दरवाजे नहीं, पेशाची, कोई मेन्यू नहीं। एक बिटिया मिली 4 साल की, मैंने किताब लिखी उस पर। पिंजरा, पिंजरा जो है वो इस 9 कहानियों का संग्रह है, और उसमें जो पिंजरा नाम की कहानी है वो इसी ऑर्फनेज की कहानी। वहां एक लड़की मिली 12-13 साल की, 4 साल की उम्र में वहां लाई गई थी। जब लाई गई थी तब उसे स्टेशन पे कोई छोड़ गया था, और पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार वो रेप की विक्टिम थी। वो ठीक हुई, उसका इलाज हुआ, और फिर अथॉरिटीज ने बोला कि इसको अडॉप्शन की प्रक्रिया में डालने के लिए प्रस्तुत करिए। ये आखिरी आदेश मिला हमको 8 साल पुराना। इन लोगों ने उसको दोबारा कभी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रस्तुत ही नहीं किया कि वो अडॉप्शन में जा सके। FIR कराई, मुकदमा बना है, उन पे चल रही है। भैया ऐसे इतने सारे, ये तो एक पता चल गया, चलिए हाईलाइटेड नाम भी हो गया, लेकिन ऐसे तो बहुत जगह होता हुआ। मतलब देखिए, बच्चों को कमाई का जरिया जब बना लिया जाता है, तब ये सब होता है। हमने देश में जब सोशल ऑडिट किया चिल्ड्रन होम्स का, तो 1,45,000 बच्चों को घर भेजा। वो लड़ाई भी बड़ी रोचक थी। हमने कहा जिन बच्चों के माँ बाप है उनको उनके माँ बाप के पास घर भेज दीजिए। तो सबसे पहले जिन लोगों ने हमारे खिलाफ आंदोलन शुरू किया, उसमें तीस्ता सीतल वाड़ थी। बताओ उसको बच्चों से क्या मतलब? वो तो फॉरेन फंडिंग से नैरेटिव सेट करने वाली औरत है। तो ये तो पैसा इन्वॉल्व है तो सभी होता है भैया। लेकिन एक बात मैंने देखी है कि बच्चों का मिसयूज ना
थोड़ा पॉलिटिकल भी हो गया है, आप मानो अथवा नहीं मानो। जैसे भी मनीष सिसोदिया जेल गए तो बच्चों के हाथ में पकड़ा दिया लिख के कि मनीष अंकल आप मत मतलब ये एक तरीका भैया वो यार वो आदमी शराब, वो इतने बड़े मतलब स्कैम शराब में गया के है। स्कीम में जो आदमी जेल गया है, हाँ, तुम बच्चों को जाके उसको बता रहे हो क्रांति और करने के बच्चों को लिए? सीरियसली पता भी नहीं होगा भैया, ये मैं गारंटी नहीं दे नहीं, रहा हूँ। बच्चे तो मासूम होते मासूम, हैं, वो 4-5 साल के बच्चों को क्या पता कौन है मनीष सिसोदिया। ये सब पाजी लोग हैं। 18 डिपार्टमेंट अपने हाथ में ले रहे हो, अलग दिख रहा है कि तुम कुछ ना कुछ पीछे चला रहे हो। देखिए हमने उस मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज करवाई है, कार्रवाई करवाई है। ये बच्चों को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल करना भी इनने तो सीखा है। इनका गुरु और उस्ताद कोई और है। इनके उस्ताद के बारे में मैंने किताब में लिखा है। भैया एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन आया है दिमाग में। हमेशा लेफ्ट मतलब हम ही मतलब राइट विंग बोलता है कि लेफ्ट को बहुत फंड मिलता है, राइट विंग की जो आइडियोलॉजी रखते हैं या नेशनल आइडियोलॉजी जो रखते हैं, और कई लोग सेंटर के लोग भी बोलते हैं कि लेफ्ट को फंडिंग है। तो मेरा सवाल ये है कि राइट को फंडिंग क्यों नहीं है? मतलब जो भी क्योंकि वो राइट है ना। यार क्या है, यहाँ लेफ्ट राइट की बात नहीं है। बात ये है कि अगर आप नेशनलिस्ट अप्रोच के साथ काम करोगे, आप देश के लिए सोच के काम करोगे, तो आप किसी विदेशी के इंटरेस्ट तो पूरे नहीं कर पाओगे। सही बात है। तो पूरी दुनिया में कहीं भी कोई फ्री में भोजन नहीं, देयर आर नो फ्री लंचेस, एक अंग्रेजी की कहावत है। तो फ्री में कोई कुछ नहीं बांट रहा भैया। हर पैसे के पीछे एक विचार है, हर विचार के पीछे एक एजेंडा है, हर एजेंडे के पीछे एक कॉन्स्पिरेसी है, और ये सब मिलके ही फॉरेन फंडिंग। अब आप अगर देश के लिए काम करोगे, एक नेशनलिस्ट अप्रोच के साथ काम करोगे, अपने देश के भले के लिए काम करोगे, अपने देश को दुनिया में एक ताकत के रूप में स्थापित करने को काम करोगे, तो कौन विदेशी आपको पैसा देगा? सही बांग थोड़ी का ही विदेशी होने। तो ये कारण है। ये तो मैंने भी देखा भैया, इंडिया को जितना आप इंसल्ट करोगे ना इंटरनेशनल लेवल पे, आपको उतना ज्यादा प्रोत्साहित किया जाता है। यार हमने एक पकड़ा, आईएएस था, सो कॉल्ड एमपी का था, आपने हर्ष मंदर नाम है उसका। हाँ। तो वो यूपीए की जब दूसरी सरकार थी, उस समय एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनी थी जो सरकार को निर्देश देती थी, और सरकार उसमें चलती थी। वो मनमोहन जी के टाइम पे ना, हाँ याद है। मैडम जिसकी सोनिया जी उसकी अध्यक्ष थी, हाँ राइट। तो उस एनएससी का ही मेंबर था। ये ना आईएएस की नौकरी छोड़ के इसने एनजीओ बनाया था। मैंने अपनी किताब में इसके बारे में भी लिखा है। हमने इसको पकड़ा दिल्ली में, इसके 3 ऑर्फनेज थे अलग अलग। पूरे देश में कोई 53-54 ऑर्फनेजेस का एक नेटवर्क इन्होंने बिछाया हुआ था, और शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब बच्चों को अराजक कैसे बनाया जाए, वो ट्रेनिंग इसके ऑर्फनेज में दी जा रही थी। दोस्त तुम विश्वास नहीं मानोगे, लेकिन मेरे पास प्रमाण है इस बात की कि जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ दिल्ली में प्रोटेस्ट करवाए गए, दिल्ली को दंगों की आग में धकेला गया, उस वक्त जो बच्चे आपको दिखते थे ना आंदोलनों में, राइट, वो बच्चे इसके अनाथ आश्रम से लाए जाते थे। हमने एफआईआर कराई, जांच चल रही। इतना बड़ा स्कैम भैया, और उसको अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पैसे दे रही थी। ये आया सामने, हाँ, सरकार की फंडिंग, और उसी ऑर्फनेज को विदेश की फंडिंग, और विदेश के भी 2-2, 3-3 सोर्सेस की फंडिंग। भैया ये चीज चलो आपके सामने आ गई, तो पकड़ा गई। सब बहुत सारे केसेस होते होंगे। मतलब मैं एक बात बताऊं आपको, मैं समझता था सोशल मीडिया पे जो बच्चों का मिसयूज हो रहा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, बट टुडे आई रियलाइज कि ये जो ग्राउंड लेवल मुद्दे चल रहे हैं ना, ये उससे कई लाख गुना ज्यादा बड़े हैं। यार पहले ना इन चीजों पे कोई बात ही नहीं करता था, हाँ, तो सामने नहीं आती थी। अब सरकार जो है, सरकार का केवल एक एजेंडा है, नेशन फर्स्ट। जब नेशन फर्स्ट के एजेंडे को आप लेके चलोगे तो ये सारी बुराइयां सामने आती जाएंगी और ठीक होती जाएंगी। अभी मैं जस्ट आया ही था गाइस, और बैठा था तो भैया एक डिस्कस कर रहे थे भैया के साथ
कालियागंज केस के बारे में। और भैया जैसे आपसे बताया, मतलब मैंने बीच में सुना, वो थोड़ा हॉरिबल लग रहा था भैया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस तक वो बात डेफिनेटली जानी चाहिए। यार कालियागंज में जो मैंने पाया वो ये पाया कि एक बच्ची की डेड बॉडी मिली। शाम को 6:30 बजे वो बच्ची घर पे थी। बच्ची के पिता नेपाल में मजदूरी करते हैं। कालियागंज कैसी जगह है, कहाँ है? बॉर्डर से कुल 20 किलोमीटर के अंदर है। बांग्लादेश का बॉर्डर वहां से लगता है, इधर से जाओगे तो नेपाल का बॉर्डर लगता है। ये नॉर्थ बंगाल में चिकन नेक हाँ। वो इलाके के पास ही है। तो उत्तर दिनाजपुर जिला है। तो वहां पे एक गांव में वो बच्ची रहती थी और उसकी 10th की मार्कशीट मैंने देखी। सारे सब्जेक्ट में वो फर्स्ट डिवीजन। वो लड़की 6:30 बजे तक घर पे थी। 7:30 बजे वो लड़की घर पे नहीं थी। घंटे भर में कहाँ गई किसी को नहीं पता। गांव के जो 2-3 गांव को मिला के सरपंच होता था, उस सरपंच का फोन आया कि तुम्हारी लड़की गायब हो गई। तब घर वालों को पता चला। माँ और चाचा थे। चाचा सरपंच के घर पहुंचे तो एक आदमी पहले से बैठा हुआ था। ने बताया इनके लड़के के साथ चली गई। बोले तुम्हें कैसे पता? फैक्ट है। तो ये इसका कोई जवाब नहीं। पुलिस को बुलाया, पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। बोले ठीक है हम सुबह देखेंगे। सुबह जो है उस लड़की की डेड बॉडी गांव वालों को मिली। और सरकारी कहानी यह है कि उसने जहर पी के सुसाइड कर लिया। वहां की मंत्री, वहां की महिला बाल विकास मंत्री ने खुलेआम ये स्टेटमेंट दे दिया। आप सोचिए जरा, उस केस की मैंने जांच की। बच्ची के मरने के बाद उसकी डेड बॉडी को सड़क पे घसीट के ले गए। उसके माँ बाप केवल ये बोल रहे थे कि हमको न्याय मिलेगा, चूंकि सरपंच का इन्वॉल्वमेंट है, हमको न्याय मिले, इसके लिए हमको डीएम से आश्वासन दिलवा दीजिए। डीएम बेशरम वहां जा नहीं सका, एसपी वहां जा नहीं सका, गोली चलवा दी। अच्छा। गांव वालों ने न्याय मांगा, उन पे गोली चलवा दी। बच्ची की मौत पे इंसाफ मांगा, उन पे आंसू गैस छुड़वा दी। और उस बच्ची की डेड बॉडी को सड़कों पे घसीटा गया। हमने पूछा कि किसके आदेश पे गोली चली, किसके आदेश पे आंसू गैस छोड़ी? तो मौजूदा पुलिस अधिकारियों को नहीं पता किसके आदेश पे चली। हमको कोई जवाब नहीं दिया। इस केस में लड़की के माता पिता के परिवारजनों के स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं हुए। उसके पहले वहां की महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती शशि पांजा है, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि बच्ची सुसाइड करके मर गई। और सुनिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिला हैं, आदरणीय हैं, उनको कम से कम लड़कियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। वो कहती हैं वो तो उसका अफेयर था, अफेयर में मर गई। ममता बनर्जी ने ये स्टेटमेंट दिया? हाँ, सीएम ने। आपको याद है एक सीएम ने स्टेटमेंट दिया था एक बार? हाँ, लड़के गलती करते हैं। मुलायम सिंह। क्यों दिया था? कोई उनके कोई गैंगरेप वाला अपने आदमी को बचाने के लिए। यहाँ अपने आदमी को बचाने क्या बोल दिया कि अफेयर था। 17 साल की लड़की का अफेयर नहीं होता। भारत में पॉक्सो कानून है, उसमें कंसेंट की कोई एज नहीं है। 22 साल का 20 साल का लड़का किसी लड़की को फेसबुक पे एल्यूर करके अगर शारीरिक शोषण कर रहा है तो वो रेपिस्ट है। लड़का मतलब ये इसमें रिलीजन एंगल भी था क्या कुछ? हाँ, लड़की कौन थी? लड़की हिंदू थी, लड़का मुस्लिम था। मतलब ये तो प्रॉपर लव जिहाद का केस हो गया ना भैया। यार हम इसको कानून की भाषा में ग्रूमिंग बोलते हैं। हाँ, लेकिन जो फैक्ट है भैया वो तो यही है ना। देखिए, इतने बड़े स्टेटमेंट पे मतलब ये इतने ट्रैफिकिंग है, ये ग्रूमिंग है। और ग्रूमिंग के लिए यूके ने, यूएस ने भी अब कानून बनाने शुरू किए और काम करने शुरू। ये ग्रूमिंग है, इसको ग्रूमिंग की तरह देखा जाना चाहिए। मैं ऐसा कोई भी असंवैधानिक शब्द अपने मुंह से आपसे नहीं बोल रहा भैया, लेकिन इसको लेजिटिमाइज कौन कर रहा है? स्टेट के सीएम खुद। वही मैं कह रहा हूँ कि मैं चलिए लव जिहाद वर्ड हटा भी दूं, लेकिन जैसी घटना आपने बताई है, इस घटना पे अगर सीएम ऐसा बोल रहा है तो इस थोड़ा दुर्भाग्य और क्या बात तो उस राज्य की बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं अगर सीएम ऐसा बोल रही है तो। नो डाउट, मैंने तो साफ साफ बोला है कि सीएम इनकम्पिटेंट है। ममता बनर्जी प्रूव्ड हरसेल्फ। खुद महिला है,
she is an incompetent CM to protect the children of her state. She has proved herself. इसमें जो उनका जो इंटरेस्ट लगता है वो ये लगता है कि ये जो बच्चा था जिसकी डेथ हुई, उसको जो शोषण कर रहा था, उस शोषण करने वाला लड़का जो है उसका परिवार 15-20 साल से ही वहां रहने आया है। आप खुद बोलिए, मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि इस एंगल पे जांच होना बेहद आवश्यक है कि क्या ये परिवार अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया है। अगर है तो आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में जो सीएए के विरोध करने वाले लोग हैं उन सबका एक ही एजेंडा है। हमको मालूम है ना यार, झारखंड में जिस लड़की को जला के मार दिया गया, मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है इसका एनआईए इन्वेस्टिगेशन कराई। आप सोचिए जरा, उस एक्यूज्ड को भारत में पकड़ा गया, उसको भी वो जबरदस्ती प्रेम संबंध स्थापित करना चाहता था ना, उसका शारीरिक शोषण करना चाहता था। उस लड़के के समर्थन में बांग्लादेश के लोग सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रहे थे। और क्या प्रमाण चाहिए होता है किसी का ये बात बताने के लिए कि विदेशी ताकतें हमारे देश में जो है इन्फिल्ट्रेशन कर रही। इसलिए सीए बहुत जरूरी। नहीं, जरूरी तो आज भी भैया, मैं तो डे 1 से सपोर्ट करता हूँ सीए एनआरसी दोनों को। बिल्कुल करना चाहिए और उन लोगों को बाहर कर देना चाहिए जो हमारे देश में हमारे बच्चों का शोषण कर रहे हैं और इस तरीके से। और लेकिन भैया कैसे, जब स्टेट के सीएम ही आपको सपोर्ट कर दे रहे हैं तो इससे आप क्या बुरी चीज क्या हो सकती है। मुझे वाकई में तकलीफ होती है कि एक राज्य की मुख्यमंत्री खुद ही अगर इतनी गैर जिम्मेदार हो सकती हैं कि खुद के वोट बैंक को बचाने के लिए बच्चों को दांव पे लगा दे, तो बच्चों को बचाने के लिए हमको जल्दी कुछ करना चाहिए। नो डाउट भैया, मैं तो सीरियसली मतलब मैं ये चाहता हूँ भैया कि ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं या जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है जो आप तक है वो पब्लिक तक जाए भैया। तो आप थोड़ा सा ना ट्विटर पे तो एक्टिव रहा करो भैया, ताकि ये लोगों तक पहुंचे। जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हो भैया का ट्विटर अकाउंट में यहाँ मेंशन कर दूंगा, आप जाओ जाकर देखो, और एनसीपीसीआर का भी कर दूंगा ताकि लोगों तक इंफॉर्मेशन जाए। दूसरी, मैं अपना सोशल मीडिया की ऑडियंस का एक बात के लिए धन्यवाद भी करना चाहूंगा। वो होली से अब तक में डेवलपमेंट भी, ऐसे ही कोलकाता में एक जांच के दौरान पुलिस ने मेरे ऊपर अटैक किया, और ऑल थैंक्स टू माय फ्रेंड्स, फॉलोअर्स, वेल विशर्स ऑन सोशल मीडिया। पुलिस थाने के अंदर घेर के जब मेरे पे अटैक किया गया, मैंने वो सोशल मीडिया पे डाल दिया। तो वो सोशल मीडिया की ताकत थी कि मैं वहां से जिंदा बच के आ पाया। इतने बड़े अटैक होते हैं भैया आप जब आप सेफ नहीं हो तो नॉर्मल इंसान कैसे सेफ रहे। अरे बच्चे मारे जा रहे हैं, रोज बच्चों की डेड बॉडी मिल रही है, बहुत ही अराजकता की स्थिति। नहीं नहीं भैया, एक मेरा बहुत लास्ट क्वेश्चन है, हालांकि ज्यादा समय ले लिया मैंने आपका। भैया बच्चों को लेके 2 क्वेश्चन है। पहला, आजकल छोटे छोटे बच्चे चाइनीज ऐप के स्कैम में फंसते हैं भैया। पैसे ले लेते हैं 5,000 और उसके बाद वो रिटर्न मांगते हैं सीधा 25,000। उसके बाद उनकी फोटो को मॉफ्ड करके न्यूड बना दिया जाता है और उनके माँ बाप को भेज दिया जाता है उसके थ्रू, वो नंबर जो भी निकालते हैं। और दूसरा, ये बच्चियों के साथ भी होता है। एक्चुअली मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया हूँ प्रॉपर, कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हुआ ये था कि मैं और एक और बहुत बड़ा ट्विटर का इन्फ्लुएंसर, हम लोग रिसर्च कर रहे थे कि हम कोई भी फोटो डालते हैं उसके कमेंट सेक्शन में अपने आप नीचे आ जाता है, कॉल मी इफ यू आर फ्री, अगर डेमो चाहिए तो कॉल करो, आपको मैं दिखाऊंगा। तो वो एक्चुअली ऑनलाइन पेटीएम गर्ल बोला जाता है या ऑनलाइन कॉल गर्ल बोला जाता है उनको। अब क्या हुआ कि हमने उन फोटोज को, मतलब उन अकाउंट्स को फॉलो किया, उनको पैसे ट्रांसफर करे एंड उसके बाद उनसे हमने फोटोज लिए। मतलब कुछ फोटोज ऐसे थे भैया जो हम जानते हैं कि किसके हैं, और उसके उस तरीके के फोटो मॉब्स नहीं थे। तो उसके ऊपर जब हमने ज्यादा रिसर्च करी तब एक लड़की हमको मिलती है, उसका इन्फॉर्मेशन भी मैं दूंगा, कि उसने मुझे मैसेज ये किया कि भैया मेरे जो फोटोज हैं वो इंटरनेट पे बेचे जा रहे हैं इस तरीके से। तो हमने डॉट कनेक्ट करके पता चला कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बनाया जाता है, इसमें फोटोज मांगे जाते हैं, उन फोटोज को पेटीएम के थ्रू और इन सबसे पेमेंट लेके बेचा जाता है। मतलब ये इतना सीरियस मुद्दा है भैया कि जिसकी कोई हद नहीं। भारत में सीबीआई ने इस तरीके के कई सारे मामले पकड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पॉक्सो में संशोधन करके एक बहुत ताकतवर कानून बनाया है, वो 400-500 साल के बाद बना है भारत में।
400-500 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने बच्चों का यौन शोषण करने वालों पर कानून बना के मृत्युदंड का प्रावधान किया था। आज मोदी जी ने पॉक्सो में वो संशोधन करके वैसे प्रावधान किए। पॉक्सो दुनिया के सारे कानून जो बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज से बचाने के लिए, उनमें सबसे सख्त कानून। पॉक्सो इन दोनों चीजों को प्रतिबंधित करता है, बच्चों को पॉर्न दिखाना और बच्चों का पॉर्न के लिए यूज करना। तो कानून की बात तो साफ हो गई। अब इनको पकड़ना, जितनी ज्यादा कंप्लेंट आएंगी उतना हम पकड़ पाएंगे। भैया लेकिन कंप्लेंट कई बार हो नहीं पाती, तो मैं आपकी बात समझ, हमने एक पॉक्सो ई बॉक्स बनाया है। कंप्लेनेंट की जानकारी कहीं लीक नहीं होगी। हमारी वेबसाइट पे जाइए, 6 स्टेप्स हैं, उनमें आप कंप्लेंट कर सकते हैं और बहुत ही मतलब 1 मिनट भी पूरा नहीं लगता कंप्लेंट करने में। उसमें अगर आप लिख देंगे कि मेरी जानकारी गोपनीय रखी जाए तो गोपनीय रखी जाएगी, किसी को नहीं बताया जाएगा, अपराधी को नहीं छोड़ा जाएगा। ये इसमें एक और क्वेश्चन है, बहुत हेल्प हो जाएगी लोगों की। उसमें जैसे कोई सामने वाला धमकी देता है कि अगर तूने पुलिस को बताया तो मैं इन फोटोज को वायरल कर दूंगा, इन वीडियोस को वायरल कर दूंगा। मैं जानता हूँ किसी की इतनी क्षमता नहीं होती, लेकिन उस केस में लोग डरते हैं, तो उसके लिए कोई एक सॉल्यूशन भैया? सिंगल सोर्स सॉल्यूशन है कंप्लेंट। और हमको मालूम है किसी बेटी की अस्मिता क्या होती है, किसी बच्चे की अस्मिता क्या होती है, उसकी रक्षा करना हमारा काम है। हम तक अगर आप कंप्लेंट करेंगे तो हम देश की सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ काम करते हैं। जिस ग्रेविटी की कंप्लेंट होगी उसको उतनी ताकत से, उतने सक्षम तरीके से निपटा जाएगा। चाहे सीबीआई को इन्फॉर्म करना हो, चाहे स्टेट पुलिस को इन्फॉर्म करना हो, चाहे वो किसी और एजेंसी को इन्फॉर्म करना हो, कमीशन अपना काम जानता है। कंप्लेंट करिए। एक और बात जो इसमें नीतिगत बात है जिस पर हम लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं वो ये है, हम लोग इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि बच्चों को उनके नाम से इंटरनेट कनेक्शन मिलना चाहिए, जिससे कि वो इंटरनेट कनेक्शन सिक्योर हो सके। फैक्ट है। अभी क्या हो रहा है, माँ बाप के नाम माँ बाप के नाम, बच्चे के नाम सिम नहीं मिलती भारत नहीं में। मिलती। हम ये चाहते हैं कि बच्चे के नाम सिम मिले, जो सिम बच्चे के नाम से मिलेगी उसको हम रिस्ट्रिक्टेड यूजेस के लिए उस तरीके के सॉफ्टवेयर्स के थ्रू मॉनिटर कर सकेंगे, Possible प्रोटेक्ट भी कर है। सकेंगे। और बच्चा जो यूज कर रहा है उसकी सिम का लिंक बना दीजिए माँ बाप की सिम के साथ। बच्चे ने दिन भर में जो किया शाम को माँ बाप को पता चल जाए। क्या है इसमें, आप स्कूल कब पढ़े, आपने 12th किस साल में किया? भैया मेरा 13 या 12 का टाइम होगा। तो 2004-5 में जब स्कूल जाते हो, जब घर आते थे तो मम्मी पूछती थी खाना किसके साथ खाया, स्कूल में क्या पढ़ाया, किसके साथ गए थे, किसके साथ आए थे। मम्मी पापा को ये मालूम होता था ना कि बेटा किसके साथ गया है और किसके साथ आया है। क्या खाया है। आज भी जब घर से बच्चे जाते हैं तो माँ बाप को ये तसल्ली रहती है कि बच्चा किसके साथ गया उसको हम जानते हैं। हमारे बच्चे के दोस्त हैं, अड़ोस के हैं, पड़ोस के हैं, क्लासमेट्स हैं, हम सब पहचानते हैं। इंटरनेट की दुनिया में माँ बाप को ये नहीं पता कि बच्चा किसके साथ दोस्ती करे। सारी की सारी समस्या यही। अब यहाँ पे सरकार जो है वो परिवार के अंदर नहीं घुस सकती। फैक्ट भी है। और बाजार पे नियंत्रण करने का काम पहले परिवार को करना पड़ेगा। तो माँ बाप से मेरी यही विनती है कि बच्चों के दोस्त बनिए और ऐसी ट्रांसपेरेंसी बनाइए कि बच्चे आपको बताएं कि उनकी किसके साथ इंटरनेट पे दोस्ती। पुलिसिंग मत करिए दोस्ती करके। आप पे विश्वास क्यों नहीं करते बच्चे? क्योंकि आप दोस्त नहीं बनता। दोस्त बनिए, बच्चों के विश्वास में रखिए। क्योंकि हम तो निकट भविष्य में कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों की जो भी एक्टिविटीज हों वो माँ बाप को पता चले। लेकिन अगर माँ बाप तब बच्चों को प्रताड़ित करेंगे तो नई तरीके की समस्याएं आएंगी। वो आएगी और भैया बच्चे भी आप लोग गुस्सा हो जाएंगे। बच्चे भले ही गुस्सा हो जाए लेकिन बच्चों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, तो हम करने सही है भैया। लेकिन माँ बाप को भी थोड़ा सा पेशेंस, हाँ कुछ चीजें तो बच्चों के कल्चर में आ गई, वो तो चलेंगी। बच्चों से दोस्त बनना चाहिए, बच्चों के दोस्त बनना जरूरी। चलिए भैया, बहुत इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट रहा। मैं 2-3 कुछ फनी चीजें पूछना चाहूंगा। ये मैं आपके घर आया, मेरे को फोटो दिख रही है ये बहुत सारी, मोटा भाई। मैं और पूछना चाहता हूँ, ये आपकी तो बातचीत होती होगी। देखिए जब काम होता है हम उनको निवेदन करते हैं तो हमारी बात सुन ली जाती है। जो हमने निवेदन किया है उस पर सरकार से अगर आवश्यकता होती है तो कार्रवाई होती है।
यही मतलब मोटा भाई से तो हो जाती है, फिर मोदी जी से भी हो जाती होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, इस सरकार में प्रॉम्प्टनेस, ट्रांसपेरेंसी, वर्किंग एटमॉस्फेयर इस तरीके का है कि कितनी भी छोटी बॉडी हो, कितनी भी बड़ी बॉडी हो, आपस में कोऑर्डिनेशन है, कन्वर्जेंस है, संवाद है, और संवाद के आधार पे समस्याओं का निराकरण है। तो जहाँ जिस तरीके की आवश्यकता होती है, मैं तो आपको ये बताना चाहूँगा बल्कि कि आयोग के किसी भी काम में आज तक सरकार ने कोई भी इंटरफेयर नहीं किया। आयोग स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। गृह मंत्री जी मेरे लिए राजनीतिक जीवन में आदर्श है। एक व्यक्ति को जीवन में कितना कष्ट सहना पड़ा केवल इसलिए क्योंकि वो एक राजनीतिक आइडियोलॉजी को लेकर के चल रहे थे, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी नेशन फर्स्ट बात करती थी। तो उनके जीवन से सीखने को बहुत कुछ है। मेरे आदर्श हैं, इसलिए उनकी तस्वीर में अपने साथ रखता हूँ। अच्छा, नहीं ठीक है भैया, मतलब मैं तो यही अच्छा लगा भैया देख के। एक तो आप हमारे इधर से आते हैं, और नो डाउट हमारे लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन है, और बाकी लोगों के लिए भी भैया, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आपसे अभी तक कनेक्ट इतना नहीं हो पा रहे थे। लेकिन आई एम 100% श्योर इस पॉडकास्ट के बाद बहुत कुछ चेंज आपको भी देखने मिलेगा, और मैं भी जानता हूँ पब्लिक को भी मिलेगा, क्योंकि जो चीज सबसे मेन थी भैया, पुलिस से डर लोगों का था, तो उसका आपने जो सॉल्यूशन है वो दे दिया कि भाई डायरेक्ट आपको कंप्लेंट कर सकते हैं। दूसरा, नो डाउट भैया, बहुत सारे बच्चों की जिंदगी इसमें खराब हो रही थी, चाहे वो चाइनीज ऐप हो या फिर ये मॉक फोटो। यार जैसे विदिशा की बात बताऊं, विदिशा में तो मुझे कोई भी कभी भी फोन करके कैसी भी कंप्लेंट बता देता है। और अब मैं तुमको थोड़े दिन पुरानी बात बताता हूँ। विदिशा की एक डॉक्टर इंदौर में, उनके भाई का फोन आया बस विदिशा से कि दीदी को तुमसे कुछ बात करनी है। तो उनको नंबर है उनके पास। मतलब मेरे से उनकी आखिरी बार भेंट हुई होगी 25 साल पहले, मैं स्कूल में पढ़ता था, पर नंबर था उनके पास। तो विदिशा में तो मेरा नंबर और मेरी एक्सेस की कोई बात ही नहीं। फिर उनका फोन आया तो बोली कि जो बात आपने बताई ना कि बच्चे का इस तरीके से फोटो लेके मिसयूज कर रहा था, यही उनके पड़ोसी की शिकायत है मेरी। उसको सॉल्व किया, उसको अरेस्ट करवाया, और वो बच्चा बिल्कुल सेफ है, स्वस्थ है, सुरक्षित है। भैया का अकाउंट दिख रहा होगा बार बार पॉपअप होता हुआ, जाके भैया को फॉलो करके ऐसी कंप्लेंट है मेरे साथ साथ भैया को भी भेजें। वैसे तो तुम मुझे भी अगर भेज दोगे, मेरी नजर में आ जाएगा तो भैया तक मैं पहुंचा दूंगा। और जैसा भैया ने बोला विदिशा वालों के लिए, और दूसरा भैया जिस फील्ड से है उस फील्ड का मैं एक जूनियर थोड़ा सा आदमी भी हूँ, तो समझ गए होंगे नहीं यार भैया। सम्राट, मेरे को तुम पर प्राउड है पर्सनली। जी भैया। मतलब मुझे इस बात का प्राउड है कि ये जो दुनिया है ना, मैं दिल्ली में बैठ के देख पा रहा हूँ, तो चकाचौंध वाली दुनिया में हमारा छोटा सा शहर है, हम लोगों को एक्सपोजर कम मिला, ये बात सही है। सही बात है। विदिशा की जितना महत्व है ऐतिहासिक रूप से, उस तरीके का एक्सपोजर हमको सुविधाओं के अभाव में नहीं मिला। लेकिन यार तुमने गजब का काम किया। मतलब यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स के अगर नाम पूछे तो सम्राट का नाम टॉप 10 लोगों में आ रहा है देश के। यार मेरे लिए तो पर्सनल प्राउड की बात, आई रियली फील प्राउड। मैं बोलता हूँ सब लोगों से, आई मैंने इनसे भैया से तुम्हारा परिचय कराया तो यही बोला। हाँ भैया। तो मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की। और विदिशा के युवा, विदिशा के बच्चे पूरी दुनिया में इसी तरीके से अपना नाम करें, वैसी फैसिलिटीज विदिशा को मिलना चाहिए। हम सबका सामूहिक एक लक्ष्य होना चाहिए। है भैया, बस आपका जैसा मार्गदर्शन रहेगा उस हिसाब से काम करना है भैया। और आप खुद ही एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है विदिशा वालों के लिए, कि आप पहुंच सकते हैं विदाउट एनी जैक, तो कोई भी पहुंच सकता है भैया। ड्यू टू द आइडियोलॉजी ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन, या भैया, यहाँ नेपोटिज्म से नफरत की जाती है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। सही बात है। शिवराज जी को देखो, शिवराज जी शिवराज जी के पूरे खानदान में कभी कोई सरपंच नहीं बना है। सही बात है। शिवराज जी वहाँ मुख्यमंत्री तो हमारा तो परिवारवाद की राजनीति चलती ही नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे पहुंच पाया, नहीं तो नहीं होता। सही बात है। तो भैया जब आप जैसा व्यक्ति पहुंच सकता है ना, तो एटलीस्ट आपके तक तो कोई पहुंच, आप एक सेट हो गए एग्जाम्पल कि भाई नहीं यार, विदिशा के युवाओं को मुझसे आगे जाना चाहिए। नहीं जाना वो तो एक अलग बात है भैया, लेकिन एक एग्जाम्पल एटलीस्ट आप सेट हो गए कि इधर तक तो आदमी केवल एक ही संदेश, हाँ। किसी नेता के बच्चे के पीछे आगे पीछे घूमना नहीं, भैया भैया कह के उसके आगे पीछे घूम के उसका दिमाग भी खराब नहीं करना कि उसके पिता का करियर खराब हो जाए। युवा नेता जो आजकल बन रहे हैं। तो भैया अपनी मेहनत करो, संगठन में काम करो,
संगठन आपकी चिंता करेगा। इतनी सी बात है। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू, बहुत थैंक लंबा यू, टाइम ले लिया और बहुत बहुत धन्यवाद भैया। थैंक यू। जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरे पास वर्ड नहीं है, आप खुद सुन सकते हैं, समझ सकते हैं क्या कंटेंट आज आपको देखने मिला है। और जितना ज्यादा भैया खुश होंगे, हमको उतना ज्यादा और एक्सेस मिल जाएगा दूसरी चीजों का, और तुम जिनका चाह रहे हो उनके भी मिल जाएंगे। तो इसको ज्यादा शेयर करना, रील पे देख रहे हो तो डेफिनेटली जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को और जो बच्चे हैं उनको इस रील में टैग करना। साथ ही साथ भैया का इंस्टाग्राम और भैया का ट्विटर, ये दोनों है। भैया से अगर सीरियसली तुम्हें कोई ऐसा लग रहा है तो भैया के पे भी कर सकते हो। साथ ही साथ एनसीपीसीआर को जरूर करना, क्योंकि उधर एक बहुत बड़ी टीम बैठी है और इधर भैया अकेले मैनेज कर रहे हैं। तो इन दोनों जगह पे टैग करना ना भूलें। कोई प्रॉब्लम हो मुझे भी करें, भैया को भी करें, इंस्टाग्राम पे भी, ट्विटर पे भी। और नो डाउट मैं इतना कमिटमेंट दे रहा हूँ, अगर मेरी नजर में आएगा तो भी तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, और भैया की नजर में आ गया तो 101% हो जाएगा। क्योंकि इतने सालों में मैं इतना तो कनेक्शन नहीं समझ चुका हूँ कि भैया कितना डेडिकेटेड है अपने काम को लेके। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद, आपने इतना समय थैंक दिया। यू, अब आपने पोहे बनवाए वो खाएंगे। ठीक है, थैंक यू। लव यू ऑल ऑफ यू।